बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 1917 में बल्फोर डिक्लेरेशन ये वो मुतनाज़ फैसला था बरतानिया का, जिसके बायस आज कई कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी फ़लस्तीनी ये कोशिश में मुब्तला है कि उन्हें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि ये चिंगारी शुरू करने वाला भी बरतानिया था। लेकिन जो कुर्बानियाँ दी हैं वो खून रायगा नहीं गए और फाइनली बरतानिया समेत दीगर बहुत सी अहम रियासतों की तरफ से फ़लस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पे ऑफिशियली बाज़ाब्ता तौर पे तस्लीम कर लिया गया है, जिसे एक बहुत बड़ी पेशरफ्त डिक्लेयर किया जा रहा है, करार दिया जा रहा है। साथ में कुछ ही दिनों में अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान भी पहुँच चुका है डेलीगेशन के हमरा, जिसमें जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा और साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और साथ में खबरें यह भी हैं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अमेरिका पहुँच रहे हैं। तो किस शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस मौके के ऊपर साइडलाइन पे, क्योंकि ओवल ऑफिस की तरफ से कुछ कन्फर्मेशन भी सामने आई हैं कि ये मुलाकातें हो रही हैं इशाए के मौके पर। इसमें क्या कुछ हो सकता है मुमकिन तौर पे ये आपके सामने रखते हैं कुछ ही देर में, और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से बगराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक और अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक तरह की धमकी भी दे दी है कि अगर तालिबान की तरफ से बगराम एयरबेस को उनके हवाले या अमेरिका के हवाले ना किया गया तो कुछ बहुत ही भयानक और ख़तरनाक हो सकता है। हमें समझना होगा कि बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए इतनी अहमियत की हामिल क्यों है, किस किस के ऊपर नज़र रखना चाहता है अमेरिका इस एयरबेस को हासिल करने के ज़रिए, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, इसका भी इजाज़ा लेते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि हामिद मीर पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनकी तरफ से तो एक पेशगोई की गई थी और एक खबर मंजर-ए-आम पर लाई गई थी कि किस तरह से भारत की तरफ से जासूसी की गई है मिडिल ईस्ट के कई ममालिक के अंदर। अब साबिक वज़ीर इत्तलात हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, उनकी तरफ से इसी से मिलते जुलते कुछ हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं। क्या कहना है उनका और हामिद मीर का, ये आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से भारत जो है अपने ही इत्तेहादियों या अपने ही दोस्तों के पीठ में छुरा घोंपने का एक पुराना आदी है। इस बार उसने किस अंदाज में नुकसान पहुंचाया है अरब ममालिक को, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि जो भारतीय पंजाब है उसके वज़ीर आला भगवंत मान की तरफ से अपनी नाराज़गी का गम और गुस्से का इजहार तो किया ही जा रहा था, लेकिन फाइनली अब दुनिया भर से जो सिख यात्री हैं वो तो पाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 486वें जो बरसी की तकरीबात हैं, उर्स की तकरीबात हैं, वो हो रही हैं बाबा गुरु नानक की पाकिस्तान में, करतारपुर में, और पूरी दुनिया से जो सिख बरादरी है वो पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान हमेशा की तरह उन्हें वेलकम करेगा, लेकिन भारतीयों को, भारत में रहने वाले सिखों को ये इजाज़त नहीं दी गई और उनके जज्बात को मजरू किया गया है। इस खबर से मुतल्लिक़ भी कुछ अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, तो एक एक करके तमाम अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन, चूँकि इतवार के रोज़ हमने देखा कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है, और इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, इसराइल पर दबाव डाला जा सके, वो ये कहते हैं कि जो गज़ा में बैनुल-अक़वामी तनकीद के बावजूद अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। इन तीनों ममालिक ने जो कई दहाइयों से इसराइल के करीबी इत्तेहादी रहे हैं, दो रियासती हल पर पेशरफ्त ना होने पर गहरी मायूसी का इजहार भी किया है। साथ में उसी रोज नाज़रीन, यानी कि जिस वक्त आप ये खबर देख रहे होंगे, एक चौथा मुल्क पुर्तगाल भी इस फैसले के अंदर शामिल हो चुका है, और यकीनी तौर पे ये जो माहौल बन रहा है ये बहुत ही खुशाइंद है। मगरबी दुनिया की तरफ से बड़ा ही शदीद रद्द-ए-अमल आया है उन मज़ालिम के खिलाफ जो कि नेतन्याहू की तरफ से रवा रखे जा रहे हैं, जो जुल्म किया जा रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिस अंदाज में उन्हें कुचला जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। अब तो उसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से की गई है। जो हमने रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी BBC की, उसमें खुल के बता दिया गया है कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत नस्ल कुशी की जा रही है। अच्छा, फ्रांस और कई दीगर ममालिक भी हैं नाज़रीन, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, फहरिस्त है, जो कि अब कुछ ही दिनों के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अपने बाकायदा ऑफिशियली इस चीज़ का इजहार करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन 4 ममालिक ने तस्लीम कर लिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर, उसमें हमने आपको बताया कि कनाडा शामिल है, उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसमें पोर्तुगल शामिल है,
और सबसे अहमियत का हामिल बरतानिया है। बरतानिया की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है, ये भी आपको कुछ ही देर में बताते हैं। साथ में फ्रांस और कई दीगर ममालिक हैं इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं, जिससे इसराइल की तन्हाई मज़ीद बढ़ जाएगी और ये कदम अमरीका यानी कि इसराइल का अहम इत्तेहादी जो है इसके खिलाफ एक पोजीशन के तौर पर देखा जा रहा है। साथ में नाज़रीन, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमेशा की तरह हरदर्मी का मुज़ाहरा किया है और कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत कभी भी तस्लीम नहीं की जाएगी, ना ही फ़लस्तीन एक रियासत बन पाएगा। और नेतन्याहू का मजीद कहना था कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक दहशतगर्दी को इनाम दे रहे हैं, यानी कि हरदर्मी का ढिठाई का अंदाज़ा लगाइए कि बजाय इसके कि आप अपनी शर्मिंदगी को, अपने गुनाह को तस्लीम करें, बजाय उसके कि अपने गुनाहों के सिलसिले को रोकें, बल्कि वो लोग जो हिमायत कर रहे हैं फ़लस्तीन की उनके ऊपर इल्ज़ाम धर दिया है। अच्छा, वो कहता है कि जी खबरदार, कहता है वो कि अमेरिका से वापसी पर उसका जवाब दिया जाएगा। 140 से ज़्यादा ममालिक पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं और ये तादाद गज़ा में इसराइली जारहियत के बायस बढ़ रही है। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री आपको बताएं बैल्फर डिक्लेरेशन के बारे में, तो नाज़रीन 1917 में बरतानिया ने ऐलान किया था कि वो फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए कौमी वतन की हिमायत करेगा। ये वो बीज था नफ़रत का या जिसको कहते हैं तनाज़े का, जो कि बरतानिया ने बोया था, जिससे अरब आबादी में बेचैनी फैल गई थी क्योंकि उनके हुकूक का जिक्र इस में वाज़ेह तौर पे था ही नहीं। इसमें सिर्फ आबादकारी का जिसको कहते हैं ना बढ़ावा दिया था यहूदियों को और एक शोशा छोड़ दिया गया था। बरतानवी मैंडेट क्या था, 1920 से लेकर 48 तक पहली जंग अज़ीम के बाद बरतानिया को फ़लस्तीन का मैंडेट दिया गया। इस दौरान यहूदियों के बड़े पैमाने पर हिजरत की इजाज़त बरतानिया ने ही दी थी, जिससे मकामी अरबों और यहूदियों के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ और बरतानिया ने अरबों से आज़ादी के वादे और यहूदियों से कौमी वतन के वादे तो किए, लेकिन दोनों को पूरा करने में वो नाकाम रहा, जिससे दोनों ग्रुपों में अदम एतमाद का इजाफा हुआ। तो तकसीम का जो मंसूबा है और इनखला ये 1947 में हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तकसीम का मंसूबा पेश किया, जिसे बरतानिया ने कबूल किया और 1948 में बरतानिया ने बगैर कोई मुस्तहकम हल छोड़े फ़लस्तीन से इनखला कर लिया, जिससे अरब इसराइल तनाज़ा शुरू हो गया। ये बिल्कुल वही तरीक़ा वारदात था बरतानिया का, जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मुद्दे को छोड़ते हुए बगैर हल किए ये तनाज़ा आज भी उसी तरह से दोनों ममालिक के दरमियान आग को भड़काए हुए है। दोनों इसे अपना अपना हिस्सा क्लेम करते हैं। हक ये पाकिस्तान का था, लेकिन तनाज़ा खड़ा किया बरतानिया ने और इसको हल किए बगैर चलता बना। उसी तरह से फ़लस्तीन को भी एक तनाज़े की सूरत में यहूदियों और अरब के दरमियान, फ़लस्तीनियों के दरमियान छोड़ दिया गया और ये भी आज एक और जंग अज़ीम का पेशखामा साबित हो रहा है, जिसकी हम देख रहे हैं कि चिंगारियाँ फूट फूट के पूरी दुनिया को, ख़ासतौर पर अरब ममालिक को अपनी लपेट में ले रही हैं। तो ये बरतानिया ही है जो कि आज तो तस्लीम कर रहा है फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर, लेकिन अगर ये लगभग एक सदी पहले इस चिंगारी को यूं हवा ना देता या नफरत के इस बीज को ना बोता तो शायद आज ये हालात ना होते। बहरहाल हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था बरतानिया को, दीगर ममालिक को, मगरबी ममालिक को, लेकिन आज इसका आगाज़ हो चुका है और अब ये सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप कुछ ही देर में देखेंगे, हम उससे आपको मुतला करेंगे। हम पहले भी बता रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि अरब ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं। उसमें अक्सरियत जो है वो इजराइल के, अमेरिका के इत्तेहादियों की है। तो यकीनी तौर पे ये सारी कुर्बानियों का समर है जो कि फ़लस्तीनियों ने अपने लहू से दी हैं। अच्छा, थोड़ी सी तफसीलात अगर आपके साथ शेयर करें तो इजलास न्यूयॉर्क में हो रहा है, 22 से 26 सितंबर तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ के साथ कहा जा रहा है कि जी डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हैं, सीनियर वज़रा हैं, आला हुकाम भी शरीक हैं। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात मुतवक्की है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, UAE, इंडोनेशिया और मिस्र के जो नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकात भी होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो मुमकिना तौर पे एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा है उस पर भी बात हो सकती है। साथ में अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करवाने के बारे में, क्योंकि अब बैकफुट पे जा रहे हैं वो अरब ममालिक जो कि एग्रीमेंट कर चुके थे या फ़लस्तीन को पसे पुश डालते हुए इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। ग्रेटर इसराइल की बात हो रही थी, उसे तस्लीम करने की बातें हो रही थी। तो अब मामला ये है कि वो सारे मुल्क दोबारा से लाताल्लुकी का फैसला करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो शायद उस मामले पर भी गौर खौज किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कायल करने की कोशिश की जाए। यकीनी तौर पे बहुत ही अहमियत की हामिल होंगी। अच्छा, ये मुलाकात मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की साइड लाइन पर होगी और आलमी इलाकाई अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो 26 सितंबर को खिताब करेंगे और अपनी तकरीर में इन नुकात पर गौर किया जाएगा। साथ में गज़ा में इंसानी बुहरान और फ़लस्तीनी अवाम पर भी मज़ालिम के हवाले से गुफ्तगू होगी। भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में हक़ खुद इरादियत से महरूमी का मामला भी उठाया जाएगा। साथ में इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आएगा। साथ में नाज़रीन, सदर ट्रंप
शाम पेरिस होटल में आलमी रहनुमाओं के लिए इशाया देंगे। इस हवाले से ओवल ऑफिस की तरफ से तफसीलात सामने आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इशाए पर भी मदऊ किया गया है, जहां उन्हें दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत और दीगर अहम शख्सियात से बातचीत करने का मौका मिल सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पीर की सपहर सदर ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं, जहां वो फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल समेत मुतादिद आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तो आज न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में सिफारतकारी और आला सतही मुलाकातों के लिए इस हफ्ते को जिसको कहते हैं बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है। उधर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कहा जा रहा है कि वो अमेरिका पहुंच रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब भी उनके हमरा होंगे। तो तवक्को ये की जा रही है कि इसमें बहुत कुछ अहम सामने आएगा। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर की तरफ आते हैं और अगली खबर भी बहुत अहम है। बगराम एयरबेस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो वापस लेना चाहते हैं। अमेरिकी फौज के इनखला को वो कहते हैं कि अहमकाना फैसला था और साथ में वो ये भी कह रहे हैं हालांकि सोवियत यूनियन दौर के अंदर इस एयरबेस को बनाया गया था, उसे अपग्रेड किया यकीनी तौर पर नेटो फोर्सेस ने, अमेरिका ने, लेकिन अब वो अपनी ऐसी मलकियत तस्वुर करते हैं और कहते हैं कि हमें ये वापस चाहिए। लेकिन तालिबान की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि जी हम ये आपको किसी तौर पर भी नहीं देने लगे। साथ में मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं कि तालिबान के लिए डॉलर मायने नहीं रखते, वो किसी भी कीमत पर अमेरिका को ये एयरबेस वापस नहीं देने जा रहे। तो खून खराबे के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इसे वापस ले सके। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने धमका दिया है, ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अगर ये बेस उन्हें वापस ना मिली तो फिर बहुत ही भयानक नतायज हो सकते हैं। वो कहते हैं कि जी बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, अगर ये एयरबेस अमेरिका को ना दी गई तो बहुत ही कुछ खतरनाक हो सकता है, बुरी चीज़ें हो सकती हैं। अफगानिस्तान को, तालिबान को उन्होंने वाज़ेह तौर पे धमका दिया इस बयान के ज़रिए। थोड़ा सा हमें समझना होगा बैकग्राउंड को, इसकी अहमियत को भी कि इतनी अहम क्यों है। ट्रंप के मुताबिक बगराम एयरबेस चीन के बढ़ते असर और रसूख को रोकने और आलमी स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए निहायत अहम है। तालिबान ने मुतालबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, कहा कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तालिबान तर्जुमान का दो टोक मौक़िफ़, 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं दी जाएगी, ये कहना है तालिबान का। नाज़रीन, ये तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते में अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। बगराम एयरबेस वही जगह है जहां से अमेरिका ने 2 दहाइयों तक अफगान पॉलिसी चलाई और 2021 में इनखला के बाद दुनिया को हैरान कुन मनाजिर देखने को मिले थे। मुबसरीन के मुताबिक ये दबाव सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि बड़े स्ट्रेटेजिक खेल का हिस्सा भी है। तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि ट्रंप इस मामले को अपनी इंतखाबी सियासत में भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो खुद को ताकतवर लीडर के तौर पर पेश कर सकें, लेकिन ऐसा इतनी आसानी से या स्मूथली होता हुआ तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दे दी है कि वो कुछ बड़ा या भयानक कर सकते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं खुद को पीस मेकर, लेकिन अब वो धमका रहे हैं कि वो कुछ भयानक कर सकते हैं अगर वो उनको एयरबेस तालिबान की तरफ से नहीं मिलता। अच्छा नाज़रीन, भारत का दोगला चेहरा, मुनाफिकाना चेहरा, दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने का जो किरदार है वो पुराना है, वो नया तो है नहीं। क्या कहना है मोहम्मद अली दुरानी का, पहले ये सुनिए, फिर उसके बाद हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुनाते हैं। ईरान ने स्पेस दी इंडियंस को, उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की। इसी तरह भी बात की जो ये मुआहदा हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, मैं समझता हूँ कि ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मार्का हक जो था, जिसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के अवाम को अल्लाह ने इज्जत दी, हत्ता कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को इज्जत मिली। जो फलस्तीनियों पे होने वाला जुल्म है इजराइल का, उसके नतीजे में, और जब कतर के ऊपर जो हमला हुआ है उसके नतीजे में, जब ये मुआहिदा जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, ये मुआहिदा इस चीज की निशानदही कर रहा है कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो इस खित्ते के मुसलमानों के लिए ही शायद इसे वजूद में लाया गया, कुदरत लाई। तो इस वक्त ये ख्याल है कि जी ये इस मुआहिदे के बाद चंद चीजें हैं जो कि सऊदी अरब को, कतर को और मिडिल ईस्ट के जो वहाँ के जो हमारे ममालिक हैं उनकी क़यादत को करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद जो है हिंदुस्तान से आने वालों को, उनको वहाँ पे बड़ी अहम पोजीशंस पे लगाया गया है और हमें ये इत्तलात मुसलसल मिल रही हैं कि वो इस वक्त, देखिए पहले 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुक था, अब 2 ब्लॉक्स के दरमियान ताल्लुक है। मुझे अगला जो मुआहिदा नजर आ रहा है वो इंडिया और इजराइल के दरमियान ऐसा ही मुआहिदा नजर आ रहा है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। तो इस चीज को विजुअलाइज करते हुए सऊदी अरब की क़यादत, कतर की क़यादत, उन्हें ये समझना चाहिए कि जो इंडिया ने वहां लोग भेजे हुए हैं वो एक लंबे अरसे से वहां उसी किस्म की जासूसी का निजाम बना रहे हैं जैसा ईरान में बनाया गया था इंडियंस के जरिए और इजराइलियों के जरिए। तो आज अगर उनको रिप्लेस किया जाए विद पाकिस्तानी मैन पावर और पाकिस्तान की एक्सपर्टीज से, तो वो मिडिल ईस्ट की हिफाजत और हमारे मुकद्दस मुकामात की हिफाजत के लिए बहुत अहम।
तो नाज़रीन, आपने सुना है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर उन्होंने गद्दारी करके न सिर्फ अपनी असलियत दिखाई है बल्कि चाबहार पोर्ट के हवाले से ये पहले यकीन दिलाया कि जी हम तो आपके वेल विशर हैं, फिर अपने जासूसों को वहाँ पे इस्तेमाल किया इजराइल के हक़ में और ईरान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ एक्सपोज हुआ, जिसके बाद एक एक करके ईरान ने तो इनखला शुरू कर दिया। यही हरकत कतर के अंदर की गई, अपने जो रॉ के एजेंट्स थे उन्हें छोड़ा गया जासूसी के लिए, और यही सिलसिला हमने देखा कि सऊदी अरब के अंदर भी रखा गया। हामिद मीर साहब का क्या कहना है इस पर लेकर, वो भी सुनिए। कुछ अर्सा पहले कतर की इंटेलिजेंस को पता चला कि कुछ इंडियन कंपनियां जो हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो वहां पर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कतर में इंडियंस जो हैं वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको सजाएं दी गई। अब मैं बड़े मोहतात अंदाज में सिर्फ आपको यही बता सकता हूं, कुछ इसी किस्म का मामला जो है वो सऊदी अरब के साथ भी हुआ है, उनको भी कुछ चीजों का पता चला है। तो अभी वो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन उनको अब ये अंदाजा हो गया कि इजराइल और इंडिया ये असल में एक दूसरे के दोस्त हैं। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें हम इंडिया में, ये हमारा दोस्त नहीं बन सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब इस वक्त ये तो नहीं कहेगा ना जनाब कि हमने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की वो बहुत बड़ी गलती थी, ये तो नहीं कहेगा, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा किया है और इस मुआहदे में ये लफ्ज आ गए, जो नेटो ट्रीटी की आर्टिकल 5 है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन के मुआहदे में कि एक पर हमला दोनों पर हमला। नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 भी यही है। तो ये जो अल्फाज हैं कि एक पर हमला दोनों पर हमला, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब जी हाँ, इंडिया कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि वो सिर्फ इजराइल का दोस्त है और उसी मॉडल को अप्लाई करता है पूरी दुनिया पे, जो कि इजराइल की तरफ से धौंस हरदर्मी, एक तरफ वो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं या अखंड भारत की बात करते हैं, वो भी अहमकों की जन्नत में रहते हैं और खुद साख्ता नक्शे बना के उसमें अपनी मर्जी से ममालिक को ऐड करते जाते हैं। इसी तरह से अखंड भारत के अंदर भी अपनी एक अहमकों की जन्नत के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी के नक्शे बनाए जा रहे हैं, इसके अंदर पूरे खत्ते को शामिल कर लिया गया है। तो दोनों का सेम मॉडल है, इंतहा पसंदी, झूठ, मुनाफकत, प्रोपेगेंडा, ये इनका तरीका वारदात है और अब दुनिया इसे समझ चुकी है और इस चीज़ का इजहार किया गया। ईरान के अंदर भी जासूसी करवाई, उसे नुकसान पहुंचाया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा। कतर के अंदर भी यही किया गया और फिर सऊदी अरब के अंदर भी यही किया गया, जिसकी वजह से फाइनली इनकी इन शैतानी इकदामात की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब आज एक पेज पे ही नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और एक दूसरे के दिफा का अहद कर चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम हैं पाकिस्तान के लिए, यकीनी तौर पे खुशाइंद है। दीगर अरब ममालिक भी अब ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि वो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, वो इजराइल और भारत के ऊपर यकीनी तौर पे ये गुमान भी नहीं कर सकते कि उनके शर से कोई महफूज रहेगा। तो अब ये पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक डिफाइनिंग मूवमेंट है और पाकिस्तान ने इस मुआहदे के ज़रिए अपने दुश्मनों को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अच्छा नाज़रीन, एक और जो हरकत है वो बहुत ही अफसोसनाक है। सिख बरादरी गम और गुस्से का इजहार कर रही है और 486 में ये जो बरसी थी बाबा गुरु नानक की, इस मौके पे पूरी दुनिया से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा की तरह अभी हाल ही में जो सैलाब आया है उसके अंदर जानबूझ के रैले छोड़े गए भारत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, और करतारपुर को पूरी तरह से डुबा दिया गया। लेकिन हमने देखा कि हमारी जो वज़ीर आला हैं पंजाब की मरियम नवाज साहिबा, उनकी तरफ से ये वाज़ेह अहकाम दिए गए कि सारी जो बाकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, जो बाकी रेस्क्यू के अमल है उसे तो आपने करना ही करना है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपने करतारपुर को क्लियर करना है और वहां से पानी को निकालना है। और हमने देखा कि 48 घंटों के अंदर अंदर बिल्कुल ही उसे साफ कर दिया गया, पानी को निकाल दिया गया। जो 8 से 10 फुट पानी था उससे बिल्कुल हैरानकुन तौर पे निकाला गया, क्योंकि उनको पता था कि अभी कुछ दिनों में ये जो तकरीबात हैं उसके अंदर शिरकत के लिए सिख यात्री पूरी दुनिया से आएंगे। लेकिन हुआ क्या है, ये तकरीब 22 सितंबर को गुरुद्वारा साहब करतारपुर में मुनक्किद हो रही है आज, यानी कि, और पाकिस्तान की तरफ से दावत के बावजूद भारतीय हुकूमत ने सिख अकीदतमंदों को सरहद पार करने की इजाज़त नहीं दी। ये कैसी अफसोस की बात है कि आप महरूम कर रहे हैं सिख बरादरी को। पूरी दुनिया से वो आ सकते हैं, वो यूरोप से आ सकते हैं, वो अमेरिका से आ सकते हैं, वो कनाडा से आ सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आ सकते हैं, वो डेनमार्क से, पूरे यूरोप से आ सकते हैं, पूरी दुनिया से आ सकते हैं, लेकिन भारत से नहीं आ सकते जो कि पाकिस्तान के पड़ोस में वाक़ है। यानी कि इतनी बड़ी जो आप सादत है जो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें राहदारी बना के दी गई है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, उसके ज़बरदस्त इक़दाम। हमेशा हॉस्पिटैलिटी के ऊपर तारीफ़ की जाती है सिख बरादरी की तरफ से, लेकिन इस बार जो भारत में रहने वाले सिख यात्री हैं वो इससे महरूम रहेंगे। तो हम सख्ती से मजम्मत करते हैं इस इक़दाम की। भगवत मन की तरफ से बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया गया है, जो भारतीय वज़ीर आला हैं भगवत मन की तरफ से क्या कहना था। मैचेस वो कहते हैं हो सकते हैं, तो यात्रियों को क्यों नहीं भेज सकते, ज़रा
उनका दर्द सुनिए, वो क्या कहते हैं। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ हाथ नहीं मिलाए। मतलब ये कोई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ। ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਚ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਥ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? मतलब अनुराग ठाकुर जी कहते कि अनुराग ठाकुर जी कहते जी कि जो टूर्नामेंट होंगे ने मल्टी कंट्री वो खेडना पैंदा है। अनुराग ठाकुर जी कदों जमे होने मैंने पता नहीं, पर कदों तो बाईकाट चल रहा जी। 87 च बाईकाट होया एशिया कप का, वर्ल्ड कप च बाईकाट होया कि नहीं खेडते असीं इन्हां नाल। ते उदों फिर वो तो वर्ल्ड कप तो बड़ा कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं ना, जिस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਗਦਾਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पाकिस्तान बोर्ड ਨੂੰ भी हिस्सा जाऊगा मैच खेडण दा, ते फिर वो कित्थे इस्तेमाल करनगे? फायदा पाकिस्तान दा। उत्थे किहड़ा कोई बॉडी जिहड़ी ओह इंडिपेंडेंट है, वो तो आर्मी दे अंडर सारा कुछ, वो लै जाणगे पैसे, लियाओ पैसे नहीं चाहिए, उधर बंदे भेजने, उधर चिट्टा भेजना, उधर बंदूकां भेजणियां। उदों कह देंगे बस ये तां जी खेडना बहुत जरूरी सी। की मजबूरी सी? फिर चलो ठीक है मैच खेड रहे हो, कोई गल। फिर श्रद्धालुओं तो की कसूर हो गया जी कि मत्था टेकने वास्ते तुसीं जान नहीं दे रहे उन्होंने, वो नहीं जा सकते जी। मैच खेड सकते हो कि करतारपुर साहब या ननकाना साहब, मत्था टेकण तो की हर्ज है? फिर सारा कुछ तुहाडी मर्जी नाल चलूगा, कदे मर जा चिड़िए, कदे जिउंदी हो जा चिड़िए, ऐं चलूगा। तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है, भगवान वन के भी वही जज्बात हैं जो दीगर सिखों के हैं, और हम उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं, उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। तमाम सिखों का यह हक है कि उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए इन तकरीबात में शिरकत के लिए, और जो आ सक रहे हैं यकीनी तौर पर हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जो नहीं आ सकते उनसे बस यही कह सकते हैं कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लीजिए तो आपके मसले काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।